हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में हमने विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज हम अध्याय नंबर 6 उत्तक के जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम 2 से 3 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम केवल शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम अभ्रशब्द वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले, मिलान चिन्ह वाले और एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, यानी कि अभ्रशब्द वाले प्रश्न है। दिया गया है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है? ऐसा कौन सा उत्तक है जो पौधों के अंदर तनों की लंबाई में वृद्धि करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो उस उत्तक का नाम होता है आपका अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक। क्या नाम होता है? अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक। ये पौधों के अंदर तनों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिन मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां, कंकाली पेशी, रेखित पेशी। तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही प्रकार की जो पेशियां है, ऐच्छिक पेशियां, कंकाली पेशियां और रेखित पेशियां, इन सभी को हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, कार्डियक पेशी पाई जाती है, यानी जो कार्डियक पेशी है वो मानव शरीर के अंदर कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों हृदय के अंदर। प्रश्न संख्या 4, तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे छोटी जो क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। आगे, कार्डियक पेशी होती है, जो कार्डियक पेशी हृदय के अंदर पाई जाती है वो कैसे होती है? तो वो होती है एक केंद्रिकीय। कैसी होती है? एक केंद्रिकीय होती है। प्रश्न संख्या 6, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान होती है, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं दोस्तों उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उत्तक पौधों के तनों की मोटाई में वृद्धि हेतु जिम्मेदार होता है? देखो, तने की लंबाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है तनों की मोटाई में वृद्धि हेतु कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो वो होता है आपका पार्श्व विभज्य उत्तक। कौन सा होता है? पार्श्व विभज्य उत्तक। आगे प्रश्न संख्या 8, तने की अनुप्रस्थ काट लेने के पश्चात काट को कांच की स्लाइड में रखते हैं। तने की अनुप्रस्थ काट लेने के पश्चात उस काट को कांच की स्लाइड में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? कांच की स्लाइड में ग्लिसरीन के ऊपर रखते हैं। प्रश्न संख्या 9, जलीय पौधे जल में क्यों तैरते हैं? तो वो तैरते हैं एरेनकाइमा की वजह से। किसकी वजह से? एरेनकाइमा उत्तक की वजह से जो जलीय पौधे हैं वो जल के अंदर तैरते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अभ्रशब्द वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, पौधों के अंदर लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो पौधों के अंदर जो लचीलापन होता है वो होता है कोलेनकाइमा उत्तक के कारण। कौन से उत्तक के कारण? कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है आपके पौधों के अंदर लचीलापन। दूसरा, फेफड़ों की सवसनी में कौन सी पेशियां पाई जाती है? तो फेफड़ों की जो सवसनी होती है उनके अंदर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। कौन सी पेशियां? अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है आपकी फेफड़ों की सवसनिकाओं में। अगला, अनैच्छिक पेशियों को खाली जगह पेशी भी कहते हैं। तो जो आपकी अनैच्छिक पेशियां होती है उनको चिकनी पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनी पेशियां भी कहते हैं। फिर एक्सोन खाली जगह उत्तक का भाग होता है। तो जो आपका एक्सोन है वो तंत्रिका उत्तक का भाग होता है। अगला, आहार नली में खाली जगह पेशियां पाई जाती है। तो आहार नली के अंदर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। कहां पर?
आहार नली के अंदर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। प्रश्न संख्या 7, हमारे शरीर में गति के लिए कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर गति के लिए पेशीय ऊतक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सही जोड़े मिलाइए। हमें जोड़ों का मिलान करना है। सबसे पहला है फ्लोएम ऊतक। तो फ्लोएम ऊतक क्या करता है? पादप के अंदर भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। क्या करता है? पादप के अंदर भोज्य पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है फ्लोएम ऊतक। फिर बात करें बाह्य परत, यानी पौधों की जो बाह्य परत है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है एपिडर्मिस ऊतक की। किसकी बनी होती है? एपिडर्मिस ऊतक की। फिर बात करें जड़, तो जड़ क्या होती है? जड़ होती है आपकी मूल रोम। फिर बात करें पर्णहरित, तो पर्णहरित क्या काम करता है? तो पर्णहरित आपका पाया जाता है पत्तियों के अंदर। फिर नारियल का रेशा, तो जो नारियल का रेशा है वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। फिर सरल स्थायी ऊतक, तो जो सरल स्थायी ऊतक है वो बने होते हैं पेरेन्काइमा ऊतक के। फिर जटिल स्थायी ऊतक ये बने होते हैं जाइलम। ठीक है, जो जाइलम होते हैं वो आपके जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। फिर संदेशों का वाहक, तो संदेशों का वाहक कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। फिर आपका रक्त, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। फिर उपास्थि क्या है? उपास्थि आपकी संयोजी ऊतक होती है। तो इस तरह आपको सभी का अच्छे से मिलान कर देना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सत्य और असत्य वाले प्रश्न। हृदय पेशी अशाखित होती है, तो हृदय पेशी है वो शाखित होती है, अतः यह कथन गलत है। अस्थि और उपास्थि एक ही प्रकार के ऊतक हैं, बिल्कुल सही बात है। अस्थि और उपास्थि एक ही प्रकार के ऊतक होते हैं। पलकों का झपकना ऐच्छिक पेशी के कारण होता है, बिल्कुल गलत। पलकों का झपकना अनैच्छिक पेशियों के कारण होता है। पाचन की क्रिया अनैच्छिक पेशी के कारण होती है, तो सही बात है, पाचन की क्रिया अनैच्छिक पेशियों के कारण होती है। प्रश्न संख्या 5, रक्त के द्वारा भोजन एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन एक अंग से दूसरे अंग में जाती है, भोजन नहीं जाता। फिर स्क्लेरेन्काइमा मर्त कोशिकाओं का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर मरुस्थलीय पौधों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय पौधों के अंदर की तरफ धसे हुए रंध्र वाले जो पादप है वो पत्तियों वाले पादप पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वे ऊतक जो निरंतर लगातार विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पादप ऊतक। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पादप ऊतक जो लगातार विभाजित होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिन का। ठीक है, अगर पूछे श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 12 से लेकर 20 दिन का। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का और डब्ल्यूबीसी का 12 से लेकर 20 दिन। डब्ल्यूबीसी को और क्या कहते हैं? शरीर का सिपाही। क्या कहते हैं? शरीर का सिपाही, क्योंकि ये विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने के लिए शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। ठीक है, आरबीसी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, आरबीसी का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऊतक का नाम बताओ जो लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, तो वो होती है आपके स्थूल कोण ऊतक। कौन से होते हैं? स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, ये लंबे और अनियमित ढंग से फैले होते हैं और कोनों पर मोटे होते हैं। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी एपिडर्मिस में क्यूटिन का आवरण क्यों पाया जाता है? मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में क्यूटिन का आवरण क्यों पाया जाता है? तो मरुस्थलीय पौधों के अंदर जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है, तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने हेतु, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने हेतु जो मरुस्थलीय पौधे हैं, ठीक है, उनकी जो बाहरी एपिडर्मिस होती है उनमें क्या पाया जाता है? क्यूटिन का आवरण पाया जाता है। अगला, पेड़ की बाहरी सतह पर चाल पाई जाती है, इसमें कौन से पदार्थ का जमाव होता है? तो पेड़ों की चाल के अंदर जमाव होता है आपका सुबेरिन और क्यूटिन का। किसका होता है? सुबेरिन और क्यूटिन का। ठीक है, अगला, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो संवहन ऊतक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संवहन यानी वे ऊतक जो जल, खनिज लवण
और भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं संवहन ऊतक। फिर से सुन लो, वे ऊतक जो पौधों के अंदर जल, खनिज लवण और भोज्य पदार्थों को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं संवहन ऊतक। ठीक है, अगला है एपिथेलियम ऊतक का काम बताओ। तो एपिथेलियम जो ऊतक है ये क्या करते हैं, ये बाह्य आवरण का एक तो निर्माण करते हैं, पौधों के अंदर बाह्य आवरण का निर्माण, और क्या करते हैं, और करते हैं आपके आंतरिक अंगों की सुरक्षा। क्या करते हैं, आंतरिक अंगों की सुरक्षा। ये कौन करते हैं, ये करते हैं एपिथेलियम ऊतक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पौधों में पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, आप सब जानते हैं, यह क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। अगला, वसा संचित करने वाले ऊतक का नाम क्या है, तो उसका नाम है एपिडोज ऊतक। क्या नाम है, एपिडोज ऊतक, या कह लो वसीय ऊतक। एपिडोज ऊतक या वसीय ऊतक, जो वसा को संचित करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में आपके महत्वपूर्ण अभ्यास वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न और बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न जिनका जवाब आपको 1 से 2 लाइन के अंदर देना था, ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं उनको हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज हमने जिन प्रश्नों को डिस्कस किया है वो आप सबको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।